आखिर नासा समंदर की गहराइयों में क्या ढूंढ रहा? ऐसा कौन सा राज है? दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पर मैंने ये वीडियो बनाई है, ये बहुत दिलचस्प है। क्या आपको पता है कि नासा जो कि एक स्पेस एजेंसी है, आजकल समुद्र की इंतहाई गहरी तह में कुछ तलाश कर रही है। लेकिन रुकिए, आप कहेंगे कि नासा तो स्पेस एजेंसी है, फिर ये समंदर की तह में क्या कर रही है? जी हाँ दोस्तों, समंदर की तह में आखिर ऐसा कौन सा पुरस्कार काम हो रहा है? समंदर की तह में ऐसा कौन सा राज मौजूद है जिसे नासा स्पेस एजेंसी जानना चाहती है? यही टॉपिक है आज की वीडियो का हमारा। अमेरिका में फ्लोरिडा से थोड़े फासले पर 20 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरे समंदर में नासा ने एक अंडर वाटर लैब बनाई है। इस लैब का नाम है इक्यूरस रीफ बेस। इस लैब में नासा के 5 या 6 एक्टोनॉट्स भेजे जाते हैं। एक्टोनॉट्स उन स्कूबा डाइवर्स को कहते हैं जो साइंटिस्ट भी होते हैं। ये बेसिकली नासा के साइंटिस्ट हैं और एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है नीमो, नासा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट मिशन ऑपरेशन। ये लोग नासा के खास किस्म की सबमरीन इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर में भी काम कर सकती है। इस सबमरीन का नाम है ऑर्फियस। आखिर ऐसी क्या रिसर्च है जो नासा समंदर के अंदर इस वक्त कर रही है? क्या कोई पुरस्कार काम हो रहा है? नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं। असल में हमारी दुनिया में खुश्की का हिस्सा कम और समंदर का हिस्सा बहुत बड़ा है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारी नॉलेज गहरे समंदरों के बारे में बहुत कम है। इसकी वजह यह है कि बाज़ जगहों पर समंदर बहुत ज्यादा गहरा है और वहां तक रसाई बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि नासा ने ये मिशन चुना है और इस मिशन के लिए एक खास किस्म की सबमरीन बनाई है जो कि बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी काम कर सकती है और इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती है बगैर एक्सप्लोड हुए। नासा ने इस मिशन को मुकम्मल करने की एक डेडलाइन रखी है। लेकिन सवाल यह है कि नासा ने ये डेडलाइन क्यों रखी है? इसके पीछे वजह यह है कि नासा एक बहुत ही अहम मिशन प्लान कर रहा है, जो कि नासा का अब तक का सबसे बड़ा और अहम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की डिटेल यह है कि समंदर में रहने वाली 90% लाइफ फॉर्म या मखलूक समंदर में इस जोन में रहते हैं जहां तक सूरज की रोशनी जा सकती है। एक खास हद के बाद जब आप समंदर में इंतहाई गहराई में चले जाते हैं तो वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती। ये एक डार्क एरिया या डार्क जोन कहलाता है। इस एरिया में मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी रहते हैं। लेकिन इन तमाम वजूहात के बावजूद इस डार्क जोन में भी जिंदगी मौजूद है, यानी लाइफ वहां एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी दुनिया यानी प्लैनेट अर्थ पर जिंदगी का आगाज या शुरुआत इंतहाई गहरे समंदरों से ही हुई थी? यही समंदर का वो जोन है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। नासा के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जिंदगी या लाइफ की शुरुआत के लिए 3 बुनियादी चीजों का होना बहुत जरूरी है: वाटर, केमिस्ट्री एंड एनर्जी। हम तमाम जानदार या लिविंग थिंग असल में नॉन लिविंग एटम से मिलकर बने हैं और तमाम जानवरों पर एक ही लॉ ऑफ नेचर अप्लाई होता है। लेकिन कुछ एलिमेंट जिंदगी की शुरुआत के लिए बहुत जरूरी हैं, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। जब ये एलिमेंट आपस में खास तरीके से खास कॉम्बिनेशन से मिलते हैं तो इस केमिस्ट्री की वजह से जिंदगी जन्म लेती है। जमीन के शुरुआत के दिनों में इन एलिमेंट्स को कंबाइन होने के लिए खास किस्म की एनर्जी की जरूरत थी जो कि हमारे गहरे समंदरों में मौजूद थी। आप पूछेंगे कि वो कौन सी एनर्जी थी? सूरज की रोशनी तो समंदर की तह तक नहीं पहुंच पाती, तो फिर वो कौन सी एनर्जी थी? इसलिए नासा का तमाम इंटरेस्ट समंदर के एक खास हिस्से द हेडल जोन पर है। ये हेडल जोन क्या है? जी हाँ, ये हेडल जोन समंदर का सबसे नीचे सबसे गहरा हिस्सा होता है। कहीं कहीं ये 11 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा होता है। ये वो जगह है जहां पर पाए जाते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स, यानी ये समंदर के अंदर वॉल्केनोज होते हैं जो मुसलसल एक्टिव होते हैं। इनसे मुसलसल हीट, लावा और मिनरल्स निकलते रहते हैं। इनका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस और 700 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर है। तो यह है वो एनर्जी जिसने इब्तिदा में जिंदगी के शुरू होने में मदद की। इस एनर्जी की वजह से सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी प्रोटीन, लिपिड्स, आरएनए वगैरह बने, जिसने बाद में इवॉल्व होकर एक सेल वाले बैक्टीरिया और वायरस को जन्म दिया, जो फिर करोड़ों साल की म्यूटेशन के बाद मल्टी सेलुलर प्लांट यानी पौधे
और मजीद इवॉल्व होकर छोटे जानदार या छोटे एनिमल्स बने। तो साइंसदानों का कहना है कि जिंदगी की इब्तिदा इस तरह हुई थी हमारी जमीन यानी कि प्लानिट अर्थ पर। तो ये है वो वजह कि नासा इस बात को सामने रखते हुए दूसरे प्लानिट पर भी जिंदगी की तलाश कर रहा है और लाइफ फॉर्म को ढूंढ रहा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कौन सा प्लानिट है जिस पर इतने गहरे समंदर मौजूद हो सकते हैं। मरकरी सन के बहुत ज्यादा करीब है, वीनस बहुत ही एसिडिक है, मार्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है, बाकी प्लैनेट तो गैस जाइंट्स हैं। लेकिन इन प्लैनेट्स के कुछ मून हैं जो कि सॉलिड हैं। इन मून्स में से एक जिसका नाम है यूरोपा, ये जुपिटर का चौथा बड़ा चांद है। 1979 में नासा ने एक स्पेस मिशन भेजा था जिसका काम स्पेस में इमेज कलेक्ट करना और मुख्तलिफ किस्म का डेटा जमा करके जमीन पर भेजना था। ये डेटा जमीन पर मौजूद साइंसदानों के स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। इसके बाद 1989 में नासा ने एक और स्पेस मिशन भेजा जिसका नाम गैलीलियो था। ये वॉयेजर से थोड़ा सा एडवांस था। बाय द वे, जो पहला मिशन भेजा था उसका नाम वॉयेजर था। गैलीलियो मिशन ने जब यूरोपा के क्लोजअप इमेजेस लिए और एक किस्म का डेटा कलेक्ट किया जिसको कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा कहते हैं। जब ये डेटा जमीन पर मौजूद साइंसदानों ने इस डेटा को स्टडी किया तो मालूम हुआ कि वैसे तो यूरोपा की पूरी सरफेस सॉलिड आइस से कवर हुई हुई है, लेकिन प्लैनेट जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से यूरोपा की सरफेस स्ट्रेच और स्क्वीज होती रहती है, यानी सरफेस खिंचती है और फैलती है और फिर सिमट जाती है। साइंस में इस अमल को हम टाइडल फ्लैक्सिंग कहते हैं। मुसलसल खिंचने और सिमटने की वजह से प्लैनेट के अंदर मौजूद कोर एक्टिव हो जाती है। यही वजह है कि इसमें जियोथर्मल एनर्जी, सादे लफ्जों में इस अमल से बड़ी मकदार में हीट जनरेट होती है और इस हीट की वजह से सरफेस के नीचे जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है और वो मेल्ट होकर या तो पानी या लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर जाती है। इसके अलावा जो डेटा जमा किया गया है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड सिग्नेचर कहते हैं, इससे ये बात भी साबित हुई है कि वहां पर सॉल्ट वाटर का समंदर मौजूद है। और फिर ये बात भी पता लगी है रिसर्च के बाद कि यूरोप में तो जमीन के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा पानी मौजूद है। फिर मजीद रिसर्च से ये भी पता चला कि यूरोपा की कोर जमीन की कोर की तरह जियोथर्मल एनर्जी से भरी हुई है, यानी हीटेड है। और एक और बात जो बहुत ही अहम है, यूरोपा के समंदर में मौजूद कंपोजिशन यानी एलिमेंट का जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल जमीन की तरह है इन यूरोपा के समंदर में भी। यही वजह है कि साइंसदानों का ख्याल है कि यूरोपा में जमीन की तरह हाइड्रोथर्मल वेंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, आपको याद है ना कि हाइड्रोथर्मल वेंट क्या थे? वो वॉल्केनोज थे जो समंदर की तह में होते हैं, जिसकी वजह से जिसकी एनर्जी और हीट की वजह से समंदर की तह में प्लानिट अर्थ पे जिंदगी की इब्तिदा हुई थी। जी हाँ, इसके अलावा मजीद रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि यूरोपा के इन्वायरमेंट में सरफेस कॉम्पोजिशन में वो तमाम फंडामेंटल कंपोनेंट भी मौजूद हैं जो कि जिंदगी या लाइफ की बायोकेमिस्ट्री को सपोर्ट कर सके। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मिशन आखिर यूरोपा तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि ये फासला बहुत लंबा है, तकरीबन 7 साल का फासला है। दोस्तों, इंडिया ने मून पर अपना एक रॉकेट भेजा था जिसका नाम चंद्रयान था। इस रॉकेट ने पहले ही जमीन के गिर्द 5 चक्कर लगाए थे ताकि वो स्लिंग शॉट मोमेंटम बना सके। स्लिंग शॉट मोमेंटम बिल्कुल वही चीज है जो बचपन में आपने गुलेल इस्तेमाल की थी, बिल्कुल गुलेल की तरह। वो इस तरह चांद तक पहुंचा था, यानी मोमेंटम बनाकर। लेकिन यूरोप तक जाने के लिए याद रखना चाहिए कि ये फासला मार्स से भी 2 गुना ज्यादा है और इस सफर के दौरान बीच में बड़े बड़े गैस जाइंट भी होंगे और इनकी अपनी ग्रेविटी भी होगी और बहुत से मून भी होंगे और ये जो मून है इनकी भी अपनी ग्रेविटी होगी और एस्टेरॉयड बेल्ट भी होगी। आपका जो है को उससे भी बचना होगा। इसके अलावा सन की अपनी ग्रेविटी होगी, सन के अपने सोलर फ्लेयर्स भी होते हैं, उनसे भी बचना होगा।
तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ये जो मिशन है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा और बहुत ही डिफिकल्ट होगा। अब मैं आपको इस मिशन की डिटेल्स बताता हूँ। इस मिशन की प्रॉप का नाम है यूरोपा क्लिपर सैटेलाइट। इस मिशन की एक फिक्स टाइमलाइन है, यानी यूरोपा क्लिपर सैटेलाइट जमीन से अक्टूबर 2024 को लॉन्च होगा। फिर वो डिस्टेंस तय करता हुआ मार्स तक जाएगा। मार्स के गिर्द घूमते हुए एक चक्कर लगाएगा, जिससे ये स्लिंग शॉट इफेक्ट क्रिएट करेगा। यहाँ से हमारे प्लैनेट अर्थ की तरफ वापस आएगा स्लिंग शॉट लेते हुए। यहाँ अर्थ के गिर्द घूमते हुए एक और स्लिंग शॉट लेगा। इससे इसकी स्पीड और मोमेंटम बहुत बढ़ जाएगा और फिर यहाँ से यूरोपा की डायरेक्शन में रवाना हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अर्थ से निकलकर यूरोपा तक पहुंचने में 7 साल का अरसा लगेगा। इस मुश्किल मिशन को मुकम्मल करने के लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी है नासा को। मसलन रॉकेट को किस एंगल में लॉन्च किया जाए। नासा ने इन तमाम फैक्टर्स को कैलकुलेट करके अपने इस डिफिकल्ट मिशन को तैयार किया है। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप यूरोपा के मून में एंट्री है। ये एक बहुत डिफिकल्ट स्टेप है। यहाँ से जब प्रोब यूरोपा के ऑर्बिट में एंटर होता है, साइंस से दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये मिशन वाकई बहुत दिलचस्प है। कहा जा रहा है कि इसकी जर्नी 2031 में मुकम्मल होगी। तो ये प्रोब यूरोपा की सरफेस और एनवायरनमेंट को स्टडी करना शुरू करेगा। यानी अभी 7 साल के बाद वो उस जगह पे पहुंचा है और वहां उसने अभी स्टडी शुरू की है सरफेस की, जिसमें वहां के ग्रेविटी का डेटा लेगा, टेम्परेचर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, ये तमाम डेटा वो जमीन पर भेजा जाएगा और फिर साइंटिस्ट इस डेटा को एनालाइज करेंगे। यूरोपा की सरफेस पर लैंड करने के बाद एक किस्म का रोबोट जिसका नाम क्रायोबॉट है। ये ऐसा रोबोट है जिसमें एक ड्रिल लगी हुई है, जिससे वो ड्रिल करते हुए यूरोपा की सरफेस में पेनिट्रेट करेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये सरफेस 2 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक थिक हो सकती है। इस आइस लेयर में से गुजरकर ही प्रोब पानी तक पहुंच सकती है और इस काम में कई साल लग सकते हैं। ये क्रायोबोट असल में आगे बढ़ने के लिए न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करेगी, ताकि ये समंदर की इंतहाई गहराई तक पहुंच सके। जब ये समंदर की तह में पहुंच जाएगा तो इस क्रायोबोट्स का एक हिस्सा ओपन होगा, जिसके अंदर से 48 माइक्रो रोबोट्स निकलेंगे और ये माइक्रो रोबोट्स अलग अलग डायरेक्शन में रवाना हो जाएंगे। इन माइक्रो रोबोट्स का काम लाइफ फॉर्म या जिंदगी की तलाश है, या किसी भी किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म को दरियाफ्त करना है। मुझे तो ये डिटेल साई-फाई फिल्म की तरह लगती है, लेकिन मेरे एक्साइटमेंट की असल वजह यह है कि ये फिक्शन नहीं है, बल्कि सचमुच हो रहा है। ज़रा सोचिए, अगर हमको वहाँ पर किसी किस्म की लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है, तो क्या इसकी बायोलॉजी भी हमारी ज़मीन पर मिलने वाली लाइफ फॉर्म की तरह होगी? ये एलियन लाइफ किस तरह की होगी? क्या हम इसको से कम्युनिकेट कर सकेंगे या फिर वो बैक्टीरिया, वायरस की फॉर्म में होगी? दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बात तो तय है कि हम इस मिशन में बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए। इससे हमें हौसला मिलता है और हम ऐसी और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।